prepare following budgets for the 6 months ended 31st December 2006. 6 महीने का बजट बनाना है जी। कौन कौन से बजट है? कैश बजट है, बजटेड प्रॉफिट लॉस है, बजटेड बैलेंस शीट है। इन सिंपल टर्म दिस इज मास्टर बजट, क्योंकि मास्टर बजट में तीनों डॉक्यूमेंट्स ये बनाई जाती हैं। तो हमें मास्टर बजट बनाना है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। बजट पीरियड हमारा 6 मंथ में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसकी स्ट्रेटजी क्या है, फिर इसमें कुछ नए असूल हैं वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। Hashim Limited is in the process of preparing master budget for 6 months ending 31st December X6. The balance sheet as at 30th June X6 is estimated as under। ये opening balance sheet हमें दे दी गई है। paid up capital, cumulative profits, current liabilities, और दूसरी साइड पे एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्यूमुलेटिव डेप्शन लेस की गई है, फिक्स्ड करंट एसेट में स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस। ये बैलेंस शीट का हमें समरी दे दी गई है। इसके बाद वी हैव फर्दर इंफॉर्मेशन। द बजट कमेटी हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग ट्रेडिंग फोरकास्ट फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 31st December X6। अच्छा जी, 31st नंबर थोड़ा सा टाइपो है यहाँ पे, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो उसकी हमें फोरकास्ट दी गई है। फोरकास्ट में क्या क्या अवेलेबल है जी? सेल्स यूनिट्स हैं मंथ वाइज, मई और जून के एक्चुअल डाटा है जी ये, और बाकी यकीनन ये फोरकास्ट है जुलाई से दिसंबर, जिसका हमने बजट बनाना है। सेल्स यूनिट्स हैं, परचेजेस हैं, वेजेस हैं, ओवरहेड्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सॉरी, ओवरहेड्स डेप्रिसिएशन के अलावा जो है ये पूरा मंथली डाटा हमें दिया गया है। 8 मंथ्स का डाटा हमारे पास है। आगे चलते हैं जी। यू हैव गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेलिंग प्राइस इन May was 6 and this is to be increased to 8 पर यूनिट इन अक्टूबर। मतलब मई से लेकर सितंबर तक 6 रुपए रही, अक्टूबर में इसने 8 रुपए हो जाना है। 50% of the sales are for cash and 50% on credit to be paid 2 months later. Purchases are to be paid for 2 months after the purchase. Wages and salaries are to be paid as follows: 75% in the month incurred and 25% in the following month. Overheads are to be paid 1 month in arrears. The fixed assets are to be paid for in 3 equal installments in 3 months following the purchase. Dividends are to be paid 3 months after they are declared, and receipts from share issue are budgeted to be received in the month of issue. Depreciation on fixed assets for 6 months ending 31st December 2006 is to be charged rupees 8,500. Opening stock at the beginning of the period under review was equal to 2 months purchases. 2 month purchases के बराबर आपका ओपनिंग स्टॉक था। At 31st December X6 it will be equal to 3 months purchases. In September X6, 2,000 shares of ₹1 nominal value will be issued at par. Dividend of 10,000 will be declared in October. Fixed asset will be purchased in November for 30,000. ये शेयर्स, डिविडेंड और कैपिटल एसेट की बात है, और यहाँ पे इनकी पेमेंट का जिक्र किया है, पेमेंट रसीद का जिक्र है। फिक्स्ड एसेट की पेमेंट का पैटर्न क्या है, डिविडेंड का पेमेंट पैटर्न क्या है, और शेयर की रसीद का पैटर्न क्या है। ये कनेक्टेड हैं पॉइंट्स, ठीक है जी। तो अगर हम ओवरव्यू लें सवाल का, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, हमें अगले पीरियड का कुछ मई जून का एक्चुअल और अगले 6 महीने का कुछ प्रोजेक्टेड डाटा गिवन है। सेल्स हैं यूनिट्स में, परचेजेस हैं, वेजेस एंड सैलरीज एंड ओवरहेड्स हैं, और फिर वी हैव सम एक्सप्लेनेशन नोट्स। और इसके बाद हम रिक्वायरमेंट को अगर देखें तो हमें कहा गया है कि हमें कैश बजट बनाना है, पीएनएल बनाना है 6 महीने के लिए, और बजटेड बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा जी, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए। उसने हमें कैश बजट 6 मंथ्स का बनाने के लिए कहा है। तो कैश बजट बनाने का जनरली असूल जो होता है वो यही होता है कि आप कैश बजट को स्मॉलर पीरियड में ब्रेक डाउन करेंगे।
इफ इंफॉर्मेशन परमिट्स, मतलब हमारा ओवरऑल कैश बजट हमें 6 महीने का बनाना है, लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन अलाउ करती है तो हम इसको मंथली में ब्रेक डाउन करेंगे, और इंफॉर्मेशन अलाउ करती है या नहीं करती वो हमें यहां से पता लग रहा है कि हमें ये सारा रिकॉर्ड मंथली ब्रेक करके दिया गया है, कॉस्ट का भी और रेवेन्यू का भी। और हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू से ही रिसीट एंड पेमेंट निकलनी होती है। तो यहां से जो पहली बात, कैश बजट का फॉर्मेट, कि इट हैज टू बी प्रेजेंटेड इन मंथली फॉर्मेट। ठीक है जी, तो मंथली फॉर्मेट में हमें कैश बजट को प्रेजेंट करना है। तो हम कैश बजट से ही अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और फिर हम वर्किंग की तरफ चलेंगे। 6 मंथ्स का कैश बजट है, तो 6 महीने हमें चाहिए, 6 कॉलम चाहिए हमें कैश बजट के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कैश बजट का फॉर्मेट जो आपसे शेयर किया हुआ है कि सबसे पहले आप कैश रिसीट्स फोरकास्ट करेंगे। क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ा होगा हमने, तो हमें रिसीट्स के डिफरेंट हेड्स नजर आ रहे हैं। जैसे रिसीट्स का एक हेड सेल है, जिसमें कैश सेल्स भी हैं और क्रेडिट सेल्स भी हैं। तो हम यहाँ पे रिसीट्स के 2 हेड बनाएंगे, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल्स। ये सिर्फ यही नहीं है, हमारे पास इसके अलावा भी रिसीट का एक हेड क्वेश्चन में गिवन है, और वो है जी नोट नंबर 10, इशू ऑफ शेयर्स। कैश रिसीट, इशू ऑफ शेयर्स है। ये हमारे पास रिसीट्स हैं, और मैं पहले फॉर्मेट ड्रॉ करना हमेशा प्रेफर करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉर्मेट हमारे सामने हो तो हमारे लिए डाटा फीड करना उसमें काफ़ी आसान हो जाता है। और फॉर्मेट आप आसानी से ड्रॉ कर लेते हो अगर आपने सवाल पढ़ा है। इन केस आपको यहाँ पे जनरली फियर होगा कि शायद मैं कोई सीट स्किप ना कर दूं, तो भाई एक आध लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद कैश पेमेंट्स की कहानी शुरू कीजिए, ताकि एक आध तो आपने आइटम स्किप भी की हो, 2 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद कैश पेमेंट्स की बात कीजिए। तो कैश पेमेंट्स में क्या क्या है हमारे पास, अगर हम अगेंस्ट क्वेश्चन से ही देखें, हमारे पास कैश पेमेंट मटेरियल परचेजेस के अगेंस्ट है, वेजेस के अगेंस्ट है, ओवरहेड्स के अगेंस्ट है। ये तो 3 हेड सामने नजर आ रहे हैं, परचेजेस, वेजेस एंड ओवरहेड्स। ये क्वेश्चन से हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कैश सेल्स में क्रेडिट क्यों लिखा है, एक स्टूडेंट का कहना है कैश सेल्स में क्रेडिट नहीं लिखा उसने कहा 50% सेल्स आर ऑन कैश एंड 50% ऑन क्रेडिट पेड इन 2 months later। कैश सेल्स का मतलब बेटा क्या होता है, जो पैसे दे के चीज खरीदी जाए। ठीक है, ये बीच में एक एंड का वर्ड ज्यादा स्किप कर रहे हो। अच्छा जी, ये हमारे पास 3 हेड्स आ गए। इसके अलावा हमारे पास पेमेंट की आइटम नीचे आए, क्या है, तो उसमें ये पॉइंट नंबर 12 देखें तो फिक्स एसेट परचेज का जिक्र है, और पॉइंट नंबर 11 देखें तो डिविडेंड परचेज का जिक्र है। तो इसको भी हम शामिल कर लेते हैं। अपनी आइटम्स हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी क्वेश्चन से, फिक्स्ड एसेट्स एंड डिविडेंड। फिर जैसे कि आपको सिखाया गया है, इसके बाद भी आप 1-2 लाइन छोड़ दीजिए इन केस को आइटम आपसे स्किप हुई है। यहां पे आप लेंगे नेट रिसीट्स ऑब्लिक पेमेंट्स, इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक, कैश एंड बैंक, इसमें हम या ओडी हो, हम सबको सम करके ये बैलेंस यहाँ पे लाते हैं, और इसके बाद हम लाएंगे क्लोजिंग बैलेंस, ओडी यहाँ पे नेगेटिव में लाते हैं।
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक ओडी, ये आपका ब्रॉट फॉरवर्ड होता है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होता है। ये लीजिए जी, ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है कैश बजट का, जिसमें हमने डाटा अरेंज करना है क्वेश्चन से। Let's start with the cash budget principles. कुछ बेसिक प्रिंसिपल तो नहीं मैं कहूंगा, बेसिक पॉइंट्स हैं विच यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बजट। अच्छा जी, कैश बजट में आपने जैसे देखा, आपको रिसीट्स को देखना है। रिसीट्स के एवेन्यूज मैंने आपके सामने आइडेंटिफाई किए, कैश सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स हैं। बेसिक असूल याद रख लीजिए। जनरल आइटम रिसीट्स की तो अलग से दी जाती हैं, जैसे उसने कहा शेयर्स इशू करेंगे उससे पैसा आएगा, उनमें तो हमें इशू नहीं आता। हमें चैलेंज जर्नल स्टूडेंट्स को क्या आता है, वो होता है रिसीट्स जो रेवेन्यू से आती है। तो रेवेन्यू के बारे में अपने जहन में रखना है कि रेवेन्यू का मतलब आपने कितने की चीजें बेची। और जब रेवेन्यू, यकीनन आपने कैश फ्लोज बनाने के लिए रेवेन्यू को यूज करना है, बट उसके लिए आपको कैश और क्रेडिट सेल्स में ब्रेकअप चाहिए होता है, और फिर क्रेडिट सेल्स की टर्म्स चाहिए होती हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आपने जनवरी में भी 1 लाख रुपए की, जुलाई में आपने में भी 1 लाख रुपए की सेल की, लेकिन क्या पैसा भी उनका जुलाई में आ गया? वो डिपेंड करता है जो आपने सेल्स की वो कैश थी या क्रेडिट थी। तो असूल क्या है भाई, कैश सेल्स का पैसा तो एट द टाइम ऑफ सेल ही आ जाता है, लेकिन क्रेडिट सेल का पैसा टर्म्स ऑफ सेल के मुताबिक आता है। तो आप रेवेन्यू से जब कैश रिसीट्स बनाने चलते हैं तो आपको रेवेन्यू में, जी शाहजेब ने पूछा हमने इसका मंथ वाइज ब्रेकअप क्यों किया। शाहजेब, मैं इसके जवाब में आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप हमारी क्लास में टाइम पे ज्वाइन किए थे? डिड यू ज्वाइन द क्लास इन टाइम शाहजेब? तो फिर मैं चाहूंगा कि इसका जवाब कोई स्टूडेंट दे जिन्होंने क्लास टाइम पे ज्वाइन की भी है, क्योंकि मैं तो ये बात बता के, पहले मैंने ये बात बताई है, उसके बाद मैंने लेक्चर शुरू किया था। मैंने बताया था पहले कि हम मंथली ब्रेकअप करेंगे, क्यों करेंगे, उसके बाद मैंने ये कैश बजट का फॉर्मेट ड्रॉ किया था। एम आई राइट? बाकी बच्चे कोई कंफर्म कर सकते हैं मैंने ये बात बताई थी? जी शाहजेब, आई थिंक यू कैन सी कि मैंने पहले बताया था कि कैश बजट हम मंथ वाइज बनाएंगे सिनेरियो में, उसके बाद बात शुरू हुई थी। अब मैं फिर दोबारा सवाल पूछता हूं, वर यू इन द क्लास एट दैट टाइम? तो बेटा यही चीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि भाई एक दफा चीज जब टीचर बोल रहा हो तो जो से सुना कीजिए। मतलब मुझे आप कोई क्वेश्चन पूछे ना टेक्निकल कि जी इसमें ये इशू समझ या समझा दीजिए, मैं आपको बोल दूंगा। लेकिन अगर मुझे आप ये इंप्रेशन देंगे कि सॉरी आई वाज नॉट इंटरेस्टेड व्हेन यू आर टॉकिंग, तो काइंडली रिपीट, तो दिस इज आई फील इंसल्ट टू टीचर। ठीक है, दिस इज नॉट राइट वे ऑफ अटेंडिंग अ क्लास। तो काइंडली कुछ अदब के तकाजे होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं, काइंडली उनको सीखते जाइए। साथ साथ हमें अच्छा ह्यूमन भी बनने की साथ साथ कोशिश करनी है, और अच्छा ह्यूमन वही होता है जो गाइडलाइंस आपको अपने एल्डर्स की तरफ से मिल रही हैं, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, उनको मनोवन माने। और उससे भी बढ़ के अच्छा ह्यूमन वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने फेलोज के बारे में भी सोचता है। ठीक है, अपने जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनके बारे में भी सोचता है। मैं अदर डे आई वाज जस्ट डिस्कसिंग सिटिंग विद वन ऑफ माय ओल्ड कोलीग, तो हमारी यही बात हो रही थी कि हमारे मुआशरे में एवरीवन थिंक्स अबाउट हिम और हर सेल्फ ओनली।
हमारे माशरे में हमारी अनफॉर्चुनेटली तरबियत कुछ इस अंदाज से हो गई है कि हम दूसरों को दूसरे हमारे जो फेलोज हैं उनका हक क्या है और उस हक को पूरा करने में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमने उनका हक उनको देना है, उसमें हमारा क्या रोल है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वी आर ओनली इंटरेस्टेड व्हाट डू वी विश फॉर, व्हाट शुड वी गेट. तो मेरी एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस आप लोगों के लिए, मेरा बात हुई तो उससे मैं थोड़ा सा एकेडमिक से हट के कम ही बात करता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त मैं मौका देख के बात कर रहा हूँ कि हमें ये आदत बेटा डेवलप करने की जरूरत है कि हमें दूसरों के बारे, पहली बात दूसरों का हक जो है वो आपको पता होना चाहिए क्या है लॉ के तहत और सोशल नॉर्म्स के तहत, और वो हक देने में आपको कतन नहीं हिचकिचाना, क्योंकि वो हक आप नहीं देंगे तो आप पे आखिरत के दिन बर्डन है. ये तो एक बेसिक असूल है कि भाई किसी का हक है वो तो आपने देना है. फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ी सिंपल मिसाल देता हूं जिनमें हम सोचते नहीं है बेटा. मतलब मैं गर्मियों में क्लासेस पढ़ा रहा होता हूं ना, तो अक्सर कोई बच्चा जाएगा, वो एसी के नीचे बैठेगा और अपनी एसी की ग्रिल अपने ऊपर करके नीचे करके बैठ जाएगा. अब कभी तो मुझे भी बताते समझाते बच्चों को शर्म आती है, लेकिन कभी मैं ढीठ बन के कह भी देता हूं कि बेटा ये एसी जो लगा है सिर्फ आपके लिए नहीं लगा, ये पूरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उनके लिए लगा है. ये पंखा जो आपने रोक लिया अपनी तरफ रख के रिवॉल्विंग से, ये सिर्फ आपके लिए नहीं लगा, ये सबके लिए रखा लगा है. तो इस एसी की हवा पे तमाम स्टूडेंट्स का इक्वल हक है. तो अगर आपने इसकी ग्रिल अपनी तरफ कर ली है तो कल को आपको इसके लिए भी आखिरत में जवाबदेह होना है कि आपने दूसरों का हक रख लिया है. मतलब ये तो मैं फिर बात कर रहा हूं हक की, कि हम अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट ट्रेन्ड अकस्टम्ड कि हम दूसरों के हक का ख्याल रखें. लेकिन आप इंशाअल्लाह बड़े होंगे, आप में से यकीनन कुछ शायद ओवरसीज ट्रैवल जिन्होंने किया हो, नहीं किया तो बाकी इंशाअल्लाह करेंगे, जिंदगी रही सेहत रही आप लोगों की. बाहर की जिनको हम महज़ब कौमें कहते हैं जो यकीनन मुसलमान नहीं है, उसमें तो हमारा ज़्यादातर इनमें तो हमारा कोई वो दूसरी राय नहीं है कि भाई वो मुस्लिम नहीं है तो वो यकीनन जन्नत में जाने के उस राह हमारे मज़हब के तहत वो नहीं है. लेकिन एक चीज जो उन्होंने अडॉप्ट की हुई है, दे हैव ट्रेन्ड देयर नेशन. हक देने पे नहीं ट्रेन किया उन्होंने कर्टसी पे ट्रेन किया हुआ है. उनका मुआशरा कर्टियस है. अब कर्टियस होना इज अ स्टेप फॉरवर्ड. कर्टियस होना क्या है कि आप अपना हक छोड़ दो. पंखा रिवॉल्विंग पे लगा हुआ है, आपको भी हवा आ रही है, लेकिन आप कहो भाई कि नहीं आप मेरे साथी हैं, आपको ज्यादा हवा की जरूरत है, आप अपने पास रोक लो, मुझे ना दो हवा. ये कर्टिसी है. मतलब हमारा मुआशरा अनफॉर्चुनेटली हम ट्रेंड नहीं है लोगों के हक देने पे, और लोग वहां पे कर्टिसी पे चल रहे होते हैं. और वहां पे जाके हम जैसे पाकिस्तानी जो फर्स्ट टाइम जाते हैं उनको इतनी शर्मिंदगी होती है कि हम क्या है कि दरवाजा खोलेंगे किसी मॉल का, किसी ऑफिस का, और सामने से कोई बंदा अगर आ रहा है तो हमारी ख्वाहिश होती है सबसे पहले हम गुजरे. और बाहर क्या होता है कि मैंने दरवाजा खोला और मुझे 5 फुट दूर भी एक बंदा नजर आ गया है जिसने उसी दरवाजे से गुजरना है, मेरे सामने से आ रहा है, तो मैं दरवाजा खोल के खड़ा हो जाऊंगा और उसको मैं कहूंगा काइंडली पहले आप गुजरिए. दिस इज कर्टेसी. हक मेरा ही है, पहले मैं दरवाजे पे पहुंचूंगा, मैंने दरवाजा खोला है, मैंने गुजर जाना है. मैं अगर गुजर जाऊंगा तो कोई मुझ पर बर्डन नहीं है. लेकिन कर्टेसी क्या है मैं वो बता रहा हूं आपको, क्योंकि बाहर लोगों को, सिविलियंस को कर्टेसी पे ट्रेन किया जाता है, और हम जैसे लोग वहां पे जाके अक्सर शर्मिंदा हो जाते हैं. और फिर मतलब होता ही है कि वहां पे शर्मिंदा होते हैं, कुछ सीखते हैं, इधर आते हैं तो फिर वही रवैये हमें सड़कों पे नजर आते हैं, मॉल में नजर आते हैं, हम भी दोबारा वैसे ही हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली. बट दिस नॉट अ गुड थिंग. जो अच्छी बातें हैं हमें सीखनी चाहिए, हमें अडॉप्ट करनी चाहिए. और बाय द वे हमारा मजहब भी हमें हक देने से आगे कर्टिसी तक का सफर सिखाता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कम लोग जान पाते हैं, सीख पाते हैं मजहब को, और अमल करना तो फिर सीखने के बाद की बात है ना. तो हम तो जो चीज सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, उस पर अमल भी हमारा काम होता है. लेकिन जो चीज हमने जानी ही नहीं है उस पर अमल हम कैसे कर पाए. तो काइंडली इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश किया कीजिए. वी आर ह्यूमंस, वी आर सोशल एनिमल्स हमें कहा जाता है, और सोसाइटी में रहने के नॉर्म्स हमें पता होने चाहिए. सोसाइटी में जब रहते हैं तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम राइट्स, और कर्टेसी का कॉन्सेप्ट
You should learn the meaning of courtesy and you should try to bring it in your life. और देखिए ये courtesy जो होती है ना, ये आपका कुछ नहीं जाता। मतलब आप दरवाजे से एंटर होने लगे हैं, आपने दरवाजा रोक खड़े होके 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, एक बंदा गुजर जाएगा तो वो दिल में आपको के बारे में कितना अच्छा सोच के गुजरेगा, हो सकता है कि दुआ दे के गुजर जाए आपको, लेकिन 5 सेकंड की बात है। और सिर्फ हमें जो चेंज, मैं जो समझता हूँ ना कि हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि पहले मैं, बल्कि मैं पहले मैं से ज्यादा ओनली मी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे, ठीक है, कि ओनली मी, मैं हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, मैं किसी की परवाह नहीं करता। जबकि इंटरनेशनली हम जब मूव करते हैं तो वहां पे जो मैं कर्टसी की वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, कर्टसी में पहले आपका कॉन्सेप्ट होता है जी, पहले आप। मेरी किस्मत में होगा तो मुझे भी मिल जाएगा, मेरी किस्मत होगा दरवाजे से गुजरना मैं भी गुजर जाऊंगा, पहले आप कीजिए। तो काइंडली इन चीजों का ख्याल किया कीजिए। अच्छा जी, कमिंग टू द एकेडमिक्स अगेन, तो मैंने आपसे कहा हमने रिसीट्स, रेवेन्यू से, रेवेन्यूज इज सोर्स ऑफ रिसीट बट रेवेन्यू इज नॉट रिसीट। रेवेन्यू से आप रिसीट एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले रेवेन्यू की टर्म्स समझ के, कैश कितना है, क्रेडिट कितना है और क्रेडिट की टर्म्स क्या है, यहां से आप रिसीट्स बनाते हैं। सिमिलरली पेमेंट्स की जब बात करते हैं, यहां पे भी तवज्जो कीजिएगा, बेसिक कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूं जिनको आपको ख्याल रखना होगा। पेमेंट्स का प्राइमरी सोर्स इंडीड कॉस्ट ही होता है, क्योंकि पेमेंट्स प्राइमरली कॉस्ट के अगेंस्ट ही होती है, बाकी यानी वो कॉस्ट रेवेन्यू है या कैपिटल है उसकी हम बात अलग करते हैं। लेकिन अब हर कॉस्ट इज नॉट पेमेंट। कॉस्ट को भी पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई कॉस्ट में तो कुछ नॉन कैश कॉस्ट भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट में अभी हमने डेप्रिसिएशन का वर्ड कहीं पढ़ा था, तो कॉस्ट में तो डेप्रिसिएशन भी शामिल हो सकती है, कॉस्ट में तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी शामिल हो सकती है, जो नॉन कैश कॉस्ट होती है। तो पहली चीज, कॉस्ट से आपने पेमेंट निकालनी है, लेकिन कॉस्ट को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें नॉन कैश कॉस्ट और कैश कॉस्ट कितनी है, क्योंकि नॉन कैश कॉस्ट आपकी कैश बजट में नहीं आती। फिर जब कैश कॉस्ट पे आते हो तो फिर इनकी टर्म्स को समझना पड़ता है। कुछ कैश कॉस्ट हो सकती हैं सेम एट द टाइम, सेम पीरियड में हो सकती हैं, और कुछ कैश कॉस्ट में क्रेडिट हो सकता है, जस्ट लाइक सेल्स। तो यहां से आप कॉस्ट को एनालिसिस करेंगे, तो कॉस्ट के एनालिसिस के बाद आप कैश पेमेंट्स निकाल पाएंगे। तो आपको ख्याल रखना है हम कैश बजट बना रहे हैं। आई रिपीट, जनवरी का रेवेन्यू जनवरी का शायद 1 लाख हो, लेकिन कैश रिसीट्स जनवरी की यकीनन 1 लाख नहीं होगी। दैट विल डिपेंड टर्म्स ऑफ सेल। जनवरी की कॉस्ट शायद 80,000 हो, लेकिन जनवरी का कैश पेमेंट यकीनन 80,000 नहीं होगा। दैट विल डिपेंड कॉस्ट में नॉन कैश कितनी है और कैश कॉस्ट की टर्म्स क्या है। तो कैश बजट के लिहाज से जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, जो बेसिक एरियाज हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, मैंने वो आपसे शेयर किया। अच्छा, अब हम चलते हैं कैश बजट में, और कैश बजट में हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले रिसीट्स में। रिसीट्स में कैश रिसीट्स। अब कैश रिसीट्स के लिए हमें 2 फिगर चाहिए, जैसे मैंने कहा, एक हमें रेवेन्यू की फिगर चाहिए और दूसरा हमें टर्म्स चाहिए, टर्म्स ऑफ सेल्स चाहिए। तो रेवेन्यू यहां पे क्वेश्चन में देखिए, आपको ये यूनिट्स का डाटा अवेलेबल है, और यहां से आप प्राइस का डाटा अगर उठा लें नोट नंबर 1 से, तो यूनिट्स इनटू प्राइस रेवेन्यू आपको मंथली मिल जाएगा। फिर रेवेन्यू आ गया, अब आपको टर्म्स चाहिए, तो नोट नंबर 2 में टर्म्स ऑफ सेल्स अवेलेबल है कि 50% कैश सेल्स है, और कैश सेल्स मैंने बता दिया जिस पीरियड में होती है उसी पीरियड में इनफ्लो आ जाएगा, और 50% क्रेडिट सेल्स है जो 2 महीने बाद पैसा आता है। मतलब जो आप जुलाई में सेल करेंगे उसका पैसा सितंबर में आएगा,
अच्छा, यहाँ पे हम बिल्कुल पर्टिकुलर डेज के दिन 30 और 31 दिन नहीं गिनने बैठ जाते। उसने 2 मंथ्स कहा है तो यू सिंपली गो 2 मंथ्स बियॉन्ड। जुलाई में सेल है, वो 1 जुलाई को है तो उसका पैसा 1 सितंबर को आ जाएगा। वो 31 जुलाई का तो उसका पैसा 30 सितंबर को आ जाएगा। तो जुलाई की सारी सेल का पैसा सितंबर में आना है, इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा, जब हम ये पढ़ते हैं तो इससे हमें आइडिया होता है कि जुलाई में सेल का पैसा तो सितंबर में आना है, लेकिन यकीनन मई और जून की क्रेडिट सेल का पैसा जुलाई और अगस्त में आना है। इसका मतलब हमें कैश बजट बनाने के लिए हमने तो जुलाई में रिसीट्स का हिसाब रखना है। जुलाई में पैसा कैश इनफ्लो कहां कहां से आएगा, वो मई की सेल से है, जून की सेल से है, ये रेलेवेंट नहीं है। हम तो कैश रिसीट्स का हिसाब बनाने लगे हैं। तो जुलाई के महीने में ऑनवर्ड, जुलाई से दिसंबर तक रिसीट्स और पेमेंट्स क्या है। तो हमें जब हम टर्म्स पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें मई और जून की सेल रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब हम सेल्स के लिए एक वर्किंग बनाते हैं, वर्किंग 1, जिससे हम कैश और क्रेडिट सेल्स की रिकवरी, दोनों वर्किंग 1 से ही हम लेके आते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि कैश सेल तो जिस महीने की सेल है, जुलाई से अगस्त, जुलाई से दिसंबर, जिस महीने की सेल उसी महीने में पैसा आएगा। लेकिन क्रेडिट सेल्स शायद हमारे पीरियड में मई से लेके अक्टूबर तक का पैसा आएगा। इसका मतलब हमें 8 महीने की सेल्स का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा और उसको कैश और क्रेडिट में ब्रेक करके फिर हम रिसीट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो हम 8 महीने की सेल्स का रिकॉर्ड बनाने के लिए वर्किंग 1 बनाते हैं सेल्स का। और इसमें मैंने जैसे आपसे कहा, हमें 8 के 8 महीने मई से लेके दिसंबर तक की सेल्स का रिकॉर्ड बनाना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर। अच्छा जी, सबसे पहले हमें रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू बनाना है। वो जो बनेंगे जी, सेल्स यूनिट्स इनटू प्राइस रुपीस। तो यहां से मिल जाएगा जी सेल्स रेवेन्यू। और इस सेल्स रेवेन्यू को फिर हम इसमें से लेस कर देंगे कैश सेल्स, जो कि 50% है। तो we will be left with credit sales, और क्रेडिट सेल्स अगेंस्ट फिर रिसीट्स, कैश रिसीट्स। कैश सेल्स में तो जिस महीने की सेल्स है उसी महीने पैसा आ गया, लेकिन क्रेडिट सेल्स में हमें टर्म्स देखनी पड़ेगी। कैश रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, अपने कैश बजट के लिहाज से उसको देखना पड़ेगा। तो जनाब इसको पॉपुलेट करते हैं। सबसे पहले यूनिट्स, तो मई से लेके दिसंबर तक के यूनिट्स अवेलेबल हैं। 4,000, 4,200, 4,500, 4,600, 4,800, 5,000, 3,800 एंड 3,000। मल्टीप्लाई करना है प्राइस से। तो प्राइस के बारे में नोट नंबर 1 में बताया हुआ है कि मई में प्राइस 6 रुपए थी और अक्टूबर में प्राइस 8 रुपए होगी। इसका मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर प्राइस 6 रुपए रही, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्राइस 8 रुपए होगी। मल्टीप्लाई करेंगे जी यूनिट्स को प्राइस से, तो हमें मिलेगा रेवेन्यू। इट इज 24,000, 4,200 into 6, it is 25,200. 4,500 into 6, it is 27,000. 4,600 into 6, 27,600. 4,800 into 6, 28,800. 5,000 into 8,
40,000, 3,800 into 8, 30,000, 400 and 24,000। ये जी हमारे पास रेवेन्यू की फिगर आ गई, रेवेन्यू की फिगर आ गई। अब ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब रिसीट नहीं है, हम तो कैश बजट बना रहे हैं। अच्छा, यहां पे तवज्जो कीजिएगा, जब तो हम बना रहे होंगे ना पीएनएल, तो पीएनएल में तो रेवेन्यू जाता है, वहां पे तो 6 मंथ का पीएनएल बनाएंगे, जुलाई से लेके दिसंबर तक का रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन जब कैश बजट बना रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, फिर आपको रेवेन्यू के आगे भी चलना पड़ता है, आपको रेवेन्यू की टर्म्स देखनी पड़ेंगी, कैश और क्रेडिट में ब्रेकअप, और फिर क्रेडिट रेवेन्यू की, क्रेडिट सेल्स की टर्म। तो 50% कैश सेल्स है जी, तो 50% हर महीने की ये जी कैश सेल्स निकाल दें यहां से। सिंपली हर महीने की सेल्स का 50% कैश है, तो वो हम लेस करते जाते हैं। फिफ्टी परसेंट कैश सेल, इसको हम जब लेस करेंगे तो रिमेनिंग 50% हमारी क्रेडिट सेल्स हैं। अच्छा जी, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हमने अपनी कैश रिसीट्स के फ्रॉम सेल्स के दो टुकड़े किए थे, एक कैश सेल से रिसीट और एक क्रेडिट सेल से रिसीट। तो कैश सेल से रिसीट के बारे में तो हमें बड़ा क्लियरली पता है कि भाई जिस महीने की सेल उसी महीने रिसीट। तो जुलाई से दिसंबर की रिसीट्स हमारे पास ये आ रही हैं, हम इनको कैश बजट में एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, जुलाई से दिसंबर की सीट हमारे पास है, इसको हम कैश बजट में एक्सटेंड कर लेते हैं। कैश सेल्स यहां पे जी जुलाई में इट इज 13,500, अगस्त में 13,800, सितंबर में 14,400, अक्टूबर में 20,000, नवंबर में 15,200 और दिसंबर में 12,000। ये हमारे पास जी कैश सेल्स आ गई। फिर हम क्रेडिट सेल्स की तरफ चलते हैं। तो क्रेडिट सेल्स तो हमें पता है, लेकिन हमें क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट रिसीट्स बनानी है, रिसीट्स बनानी है। तो उसके लिए हम टर्म्स देखें, 50% क्रेडिट सेल्स टू बी पेड 2 मंथ आफ्टर सेल। इसका मतलब ये जो मई की क्रेडिट सेल्स हैं, इनकी रिसीट जुलाई में आने वाली है, जो जून की क्रेडिट सेल है इनकी रिसीट अगस्त में आने वाली है, एंड सो ऑन। ये जुलाई की सेल्स आ गई, ये अगस्त की सेल्स आ गई, ये सितंबर की सेल्स आ गई और ये अक्टूबर की सेल्स आ गई। अब नवंबर और दिसंबर की सेल्स तो हुई हैं नवंबर दिसंबर में, बट इनके पैसे आने हैं जनवरी फरवरी में, जो हमारे कैश बजट पीरियड से बाहर है। तो हमारे कैश बजट पीरियड में क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट जुलाई से दिसंबर में ये पैसे आने वाले हैं, जिनको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने कैश बजट में। क्रेडिट सेल्स से जो पैसा आने वाला है 2 महीने एरियर के साथ, मई का पैसा जुलाई में आना है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। हमें तो रिसीट से गर्ज है, हम कैश बजट बना रहे हैं, हमें कैश रिसीट से गर्ज है। सेल्स जिस महीने की मर्जी हो, रिसीट अगर जुलाई से दिसंबर में है तो हमारे बजट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जनाब हम कैश रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट सेल लें तो 12,000, 12,600, 13,500, 13,800, 14,400 और 20,000। ये जी 6 महीने बजट पीरियड में हमारी रिसीट्स क्या हैं क्रेडिट सेल के अगेंस्ट, हो ही आ गई जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जो बेसिक असूल मैंने बताया आपको रिसीट्स और पेमेंट्स का, उसी को मैंने मैनेज किया कि भाई रेवेन्यू हमें चाहिए, लेकिन पहले इसको कैश और क्रेडिट में ब्रेक करेंगे और फिर क्रेडिट की टर्म्स देखेंगे।
वहां से हमें कैश रिसीट्स मिलेंगी। तो वी हैव अप्लाइड दिस रूल इन इलस्ट्रेशन 7। रेवेन्यू को कैश और क्रेडिट में ब्रेक किया और क्रेडिट सेल्स से हमने टर्म्स के हिसाब से कैश रिसीट्स निकाल दी। अच्छा जी, अब हम रिसीट्स में हमारी एक टर्म रह गई है शेयर इशू के अगेंस्ट। तो शेयर इशू के बारे में उसने हमें बताया, एक तो नोट नंबर 7 के रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ इशू। ठीक है जी, शेयर इशू आर बजटेड टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ इशू। और शेयर इशू होने कब है? सितंबर में 20,000 शेयर ₹1 के हिसाब से। तो सितंबर में 20,000 शेयर ₹1 के हिसाब से इशू होने हैं, तो सितंबर में ही रिसीट आ जाएगी 20,000 रुपए की। लीजिए जी, रिसीट्स हमारी कंप्लीट होगी। अब आइए पेमेंट्स की तरफ। कैश पेमेंट में सबसे पहले परचेजेस हैं, जिसका डाटा हमें मंथली परचेजेस का गिवन है। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो परचेजेस के बारे में उसने क्या लिखा? दे आर टू बी पेड फॉर 2 months आफ्टर द परचेज। इसका मतलब परचेज तो जुलाई से दिसंबर की शायद ये है, लेकिन हमें तो परचेज के अगेंस्ट पेमेंट से गर्ज है। तो पेमेंट्स 2 month क्रेडिट में होती है, तो इसका मतलब नवंबर दिसंबर की पेमेंट जाएगी जनवरी फरवरी में, और मई जून की पेमेंट हमारे पीरियड में आएगी। तो हमारे लिए रेलेवेंट पीरियड ये है। ये कैश पेमेंट्स अगेंस्ट परचेजेस हैं। हमें इसकी कोई वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से देख पा रहे हैं कि मई की कैश पेमेंट्स परचेजेस की पेमेंट जुलाई में आएगी, ये जुलाई में आनी है, ये अगस्त में आनी है, एंड सो ऑन। यहां तक हमारा दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हमें रेडीली अवेलेबल है डाटा, तो हम अकॉर्डिंगली इसको फीड कर लेते हैं। परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट, तो इट विल स्टार्ट मई की परचेजेस की पेमेंट को हम नेगेटिव में शो कर देते हैं 12,000। जून की परचेजेस की पेमेंट 13,000। जुलाई की परचेज की पेमेंट 14,000, 18,000, 16,000 एंड द लास्ट अक्टूबर की परचेजेस जो दिसंबर में भी होंगी 14,000। परचेजेज में पेमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि पेमेंट के बारे में 2 चीजों का ख्याल रखना होता है कि भाई उसमें नॉन कैश तो नहीं शामिल। नॉन कैश शामिल है तो उसको हमने निकाल देना होता है, क्योंकि नॉन कैश के अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं होती। डेप्रिसिएशन अगर ये कॉस्ट में से शामिल होगी, इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं होगी। बट ये तो मटेरियल की परचेजेज थी, ये तो सारी कैश आइटम होती है, कैश कॉस्ट होती हैं, तो उसकी सिर्फ हमें टर्म्स में गर्ज था, तो टर्म्स के हिसाब से हमने पेमेंट को शो कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद वेजेस एंड सैलरीज हैं जी, ये हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज की टर्म्स नोट नंबर 4 में अवेलेबल है। वेजेस एंड सैलरीज आर टू बी पेड एज फॉलोज: 75% इन द मंथ incurred and 25% in the following month। 75% वेजेस सेम मंथ में पे हो जाती हैं, 25% नेक्स्ट मंथ में जाती हैं। मतलब जुलाई में अगर 8,000 खर्चा है तो ये जुलाई और अगस्त में पे होगा। ठीक हो गया। सिमिलरली जून का खर्चा यकीनन इसका कुछ पोर्शन जुलाई में आ रहा होगा। मई का खर्चा मई और जून में पे हुआ, जून का खर्चा जून और जुलाई में पे हुआ। इसका मतलब हमें छोटी सी वर्किंग बना लेनी चाहिए, हमें छोटी सी वर्किंग बना लेनी चाहिए कि हमारी भाई वेजेस जो है 2 months में पे होती हैं। वेजेस हम वर्किंग 2 बनाते हैं, हमारी वेजेस 2 months में पे होती हैं। एक प्रीवियस मंथ की वेज पे होती है और एक करंट मंथ की वेज पे होती है। तो हम वर्किंग बनाते हैं जी 25% ऑफ प्रीवियस मंथ एंड 75% ऑफ करंट मंथ। ये दोनों मिला के टोटल पेमेंट
अगेंस्ट वेजेस आपकी बनेगी वर्किंग 2 में, और 6 मंथ्स का डाटा हम यहां पे अरेंज कर लेते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, तो 25% ऑफ प्रीवियस मंथ। जुलाई में प्रीवियस मंथ है जून, तो जून का 25% इज 2000, जुलाई का 25% इज 2000, अगस्त का 25% इज 2500, सितंबर का 25% इज 2500, अक्टूबर का 25% इज 2500 एंड नवंबर का 25% इज 3000, जो कि दिसंबर में पे होगा। प्रीवियस मंथ का 25% और करंट मंथ का 75%। जुलाई का 75% इज 6000, अगस्त का 75% इज 7500, सितंबर का 75% इज 7500, अक्टूबर का 75% इज 7500, नवंबर का 75% 9000, दिसंबर का 75% 9000। लीजिए यहां से हम मंथली कैश पेमेंट्स ले लेते हैं अगेंस्ट वेजेस। जुलाई में वेजेस के अगेंस्ट पेमेंट होनी है 8000, 9500, 10000, 10000, 11500 और 12000। ये जी हमारी मंथली पेमेंट्स अगेंस्ट वेजेस आ गई। हमने कॉस्टली और कॉस्ट की टर्म्स, पेमेंट टर्म्स ले ली। कॉस्ट हमने सिर्फ कैश उठाई क्योंकि वेजेस सारी कैश कॉस्ट होती है, इनमें कोई नॉन कैश कंपोनेंट नहीं होता। कैश कॉस्ट उठाई और उसकी टर्म्स देखी, तो ये हमारी मंथली पेमेंट्स का हिसाब बन गया। तो लेट्स रिफ्लेक्ट इट हियर, वेजेस के अगेंस्ट 8000, 9500, 10,000, 11,500 एंड 12,000। लीजिए जी हमारी वेजेस की वर्किंग 2 बन गई। एनी क्वेश्चन? कोई चीज यहां तक समझ नहीं आई पूछिए। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है जी ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स के बारे में उसमें बता दिया, और ये भी बता दिया एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें नॉन कैश शामिल नहीं। अगर कॉस्ट में कोई नॉन कैश कॉस्ट शामिल हो तो हमें उसको माइनस करना पड़ता है, तो इसमें नॉन कैश शामिल नहीं है। तो ये सारी कैश कॉस्ट है। टर्म्स की बात कर लेते हैं। वो कह रहे जी आर टू बी पेड 1 मंथ इन एरियर्स। 1 मंथ एरियर्स का मतलब बड़ा सिंपल है, जुलाई से लेके नवंबर तक का जो खर्चा है ये आपका, सॉरी जून से नवंबर तक खर्चा, ये आपका जुलाई से दिसंबर तक पे हो जाएगा मंथली। ठीक है जी। सो नो नीड टू परफॉर्म एनी वर्किंग, हम इसको सिंपली यहीं से ही अरेंज कर देते हैं। 1 मंथ एरियर में खर्चा पे होना है, तो 1 मंथ एरियर के हिसाब से ओवरहेड्स, ये आपका जून का खर्चा आ गया, जुलाई का खर्चा, अगस्त का खर्चा,
सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, जो कि दिसंबर में पे होगा। ये ओवरहेड की डिटेल आ गई जी। नेक्स्ट आइटम फिक्स्ड एसेट्स। अब तवज्जो कीजिएगा, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट के बारे में नोट नंबर, पहले नोट नंबर पढ़ लेते हैं जी हम, 12। फिक्स्ड एसेट विल बी परचेज इन नवंबर फॉर 30,000। नवंबर में आप 30,000 का फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, बट टर्म्स ऑफ पेमेंट आर इंपॉर्टेंट, जो कि नोट नंबर 6 में अवेलेबल है। फिक्स्ड एसेट आर टू बी पेड फॉर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन 3 months फॉलोइंग द परचेज। फिक्स्ड एसेट की पेमेंट होनी है परचेज के अगले 3 महीनों में बराबर किस्तों में। परचेज हुई नवंबर में तो पेमेंट होनी है इसकी दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में। ये क्वेश्चन में हमें बताया आपसे। और 3 बराबर इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 ईच। तो भाई हमारे बजट पीरियड में कितनी इंस्टॉलमेंट फॉल कर रही है? 1। फिक्स्ड एसेट्स 30,000 का जरूर हमने नवंबर में खरीदा, बट उसकी पेमेंट की सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए की हमारे बजट में फॉल कर रही है। तो वो फॉल कर रही है जी दिसंबर में। दिसंबर में 10,000 की एक पेमेंट फॉल होगी। इसकी वर्किंग मैंने यहां पे ही हम शो कर देते हैं कि 30,000 बाय 3, दैट्स इट। एक इंस्टॉलमेंट दिसंबर में आ गई। अगली 2 इंस्टॉलमेंट जनवरी फरवरी में जा रही हैं, वो हमारे बजट पीरियड से बाहर हैं, उनको हम कैश बजट में नहीं लाएंगे। लास्ट पेमेंट टर्म डिविडेंड। उसने कहा जी डिविडेंड ऑफ 10,000 विल बी डिक्लेयर्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर में डिक्लेयर होना है। और पेमेंट पैटर्न नोट नंबर 7, डिविडेंड आर टू बी पेड 3 months आफ्टर द डिक्लेरेशन। अक्टूबर में डिक्लेयर हुआ तो 3 महीने बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में पेमेंट आनी है। इसका मतलब हमारे पीरियड में डिविडेंड के अगेंस्ट कोई कैश पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होनी। पेमेंट आनी है डिक्लेरेशन के 3 महीने बाद। डिक्लेरेशन अक्टूबर में है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में पेमेंट आनी, जो हमारे कैश बजट से बाहर है। लीजिए जी, कैश बजट हमारा कंप्लीट है। अब हम रिसीट्स और पेमेंट्स को नेट करके देखते हैं हमारी नेट रिसीट या पेमेंट क्या आ रही। तो जुलाई में व्हाट इज द नेट पोजीशन जी? रिसीट एंड पेमेंट को नेट कीजिए। नेट रिसीट है या पेमेंट है, बोलते जाइए वन बाय वन। स्टार्ट विद जुलाई। जुलाई में नेट पेमेंट है 1500 की, ठीक हो गया जी। अगस्त, we just have to take sum of the column, minus 3,100, September, August minus 3,100 is the right value. September is 16,900 positive, ठीक हो गया जी। अक्टूबर, अक्टूबर की फिगर minus 1,200, नवंबर minus 5,900, and the last is December, it is minus 12,000. हमने सिंपली कॉलम का सम लिया है और उस सम से हमने नेट रिसीट एंड पेमेंट मंथली हिसाब निकाल लिया। अब हम ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। उसके लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट अवेलेबल है। ओपनिंग कैश, बैंक, ओडी, जितने भी इन हेड्स में वैल्यूज होती हैं सबको सम करके हम एक्सटेंड करेंगे। कैश, बैंक, ओडी, एक ही सिर्फ हेडिंग यहाँ पे बैंक अवेलेबल है, इट इज 3,000। सो 3,000 ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव, यहाँ पे कैश कैरी होगा। क्लोजिंग बैलेंस 1,500 पॉजिटिव, कैरी हुआ 1,500 पॉजिटिव, नेगेटिव 1,600, नेगेटिव 1,600,
तो क्लोजिंग कितना बना इसका? 15,300 पॉजिटिव, 15,300 पॉजिटिव कैरी हुआ, नेगेटिव 1200 निकला, तो 14,100 पॉजिटिव, 14,100 पॉजिटिव कैरी हुआ, 5,900 नेगेटिव से नेट ऑफ करें तो इसको नेट ऑफ करें जनाब, क्या बनता है ये? 8200 पॉजिटिव और 8200 पॉजिटिव यहां पे कैरी हुआ, तो एज अ रिजल्ट हमारा क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव ओवरड्राफ्ट में चला गया 3,800। दिस इज कैश बजट। ये हमारा कैश बजट कंप्लीट हो गया। हमने पीरियड एंड पे 6 मंथ एंड पे क्लोजिंग कैश बैलेंस रिसीट्स पेमेंट्स के साथ बजट करके निकाल के दे दिया। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन कैश बजट पे कोई सवाल? इस कैश बजट में हमने कुछ बेसिक असूल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए होते हैं कैश फ्लो बनाने के लिए, वो हमने डिस्कस किए। पीछे हमने जो मास्टर बजट की इलस्ट्रेशन की थी उसमें हमने कोई प्रिंसिपल डिस्कस नहीं किए थे कैश बजटिंग पे। कैश बजटिंग का डाटा में रेडिली अवेलेबल था, हमने उसी को यूज कर लिया। बेटा ओवरहेड की पेमेंट टर्म्स समझाना क्या है? सवाल में आपने पढ़नी है, मैंने क्या समझानी है आपको? ओवरहेड की पेमेंट टर्म्स आप पढ़ लें, यहाँ पे अवेलेबल है आपको नोट नंबर 5 में। समझ नहीं आती तो पूछिए मुझसे। नोट नंबर 5 में ओवरहेड की पेमेंट टर्म्स लिखी हुई हैं। अब इसमें समझ नहीं आती तो मुझसे पूछिए। जुलाई में हम कैश बजट स्टार्ट कर रहे हैं जुल्कुरनैन। तो जून के जो ओवरहेड की पेमेंट है, ये सवाल तो आपको मुझे फिर परचेजेस पे ही आपको कर लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो मई की परचेजेस की पेमेंट जुलाई में शो की है। आपने ये सवाल वहां पे नहीं किया, यहां पे आप कर रहे हैं। मैं आपको बताता आ रहा हूं कि ये कैश बजट है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स हमारे पीरियड में जो भी अराइज होंगी हमें उनको रिकॉर्ड करना है। वो रिलेट हमारे पीरियड से बाद में करती हैं या हमारे पीरियड से पहले की करती हैं। जैसे इस केस में हमने मई में जून में कुछ कॉस्ट इनकर की, उनकी पेमेंट जुलाई में कर रहे हैं, तो भाई रिकॉर्ड करें कैश बजट में। सिमिलरली हमने नवंबर दिसंबर में सेल्स की हैं, उनके पैसे हमने नवंबर दिसंबर में वसूल नहीं किए क्योंकि क्रेडिट सेल्स हैं, तो भाई नहीं रिकॉर्ड करेंगे रिसीट उनकी। उनके पैसे जनवरी फरवरी में आएंगे तो जनवरी फरवरी के बजट में रिकॉर्ड होंगे वो पैसे। सिमिलरली अगर हम जनवरी फरवरी की सेल्स का कोई पैसा एडवांस फ्रॉम कस्टमर लेते दिसंबर में, तो वो रिसीट्स में आ जाता। भाई ये कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स की बात हो रही है, ये रेवेन्यू और कॉस्ट का जिक्र नहीं है, ये पीएनएल नहीं है। यही फर्क मैंने आपको समझाया था जब मैंने ये तकरीर की थी इधर आपको, जब मैंने बेसिक रूल समझाए थे कि आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। जब मैं ये समझा रहा था तो मैं आपसे यही बात कर रहा था कि भाई आपने रिसीट्स एंड पेमेंट का ख्याल रखना है। सिर्फ रेवेन्यू को देख के नहीं चल पड़ना, सिर्फ कॉस्ट को देख के नहीं चलना, इसके दाएं बाएं भी देखना है। तो बेटा आपको किसने कहा फैजुल हसन कि आपको हर क्वेश्चन में टाइम सेव करना होगा? क्या मैंने ऐसी कोई बात की कि हर क्वेश्चन में आपका टाइम सेव होगा? मैंने तो आपको यह बताया है कि कुछ क्वेश्चन टाइम सेवर्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम वेस्टर्स होते हैं। तो बजटिंग कुड बी फ्रॉम दैट अदर कैटेगरी। कुड बी क्या, यकीनन ये उसी कैटेगरी से होता है जो कि एक टफ क्वेश्चन होता है जिसमें ज्यादा टाइम जाता है। तो ये यूजुअली आप मिड में या एंड में कर रहे होते हो क्वेश्चन, ये शुरू में करने वाला क्वेश्चन नहीं होता, ये आप आखिरी घंटे में कर रहे होते हो यूजुअली क्वेश्चन। जुल्कर नैन को बात लगता अभी भी समझ नहीं आई। 1 मंथ एरियर में है
तो जुलाई की तो जून में पेमेंट होगी बेटा, एरियर है, एडवांस नहीं है। जुलकर है ना, आपको एरियर और एडवांस का फर्क पता है ना? एरियर का मतलब 1 महीना डिले। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल कैश बजट के ऊपर? अच्छा जी, अब कैश बजट के बाद दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है उसके मुताबिक हम, अब पहली बात तो क्लियर है कि ये भाई कोई अकाउंटिंग का सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना है पीएनएल का। हमें एक जनरलाइज पीएनएल जिसमें प्रॉफिट निकाल के दिखा देना है, जिसमें मुझे लगता है सेल्स, फिर इसमें ओपनिंग स्टॉक का जिक्र है, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां से मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा आपका। इसमें आप ऐड कर दें वेजेस, इसमें आप ऐड कर दें ओवरहेड्स, और पीएनएल है तो यहां पे आपको डेप्रिसिएशन भी लेनी पड़ेगी जिसकी फिगर आपको अलहदा से नोट नंबर 8 में बताई हुई है। ठीक है, सॉरी लेस कॉस्ट, ये कॉस्ट में सर मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएंगी। रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो यहां से प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहां पे मैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ रहा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के हिसाब से चीजें हमें ब्रेकअप में दी नहीं गई। वेजेस जनरली कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा होता है, ओवरहेड जनरली अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहाँ पे यूज किया जाता है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का होता है, लेकिन एडमिन ओवरहेड्स भी होते हैं, और डेप्रिसिएशन भी मशीनरी की है या ऑफिस फर्नीचर की हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसको ग्रॉस और नेट में ब्रेक नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रॉस और नेट में ब्रेक करने के लिए हमें इसको देखना पड़ता है। तो मटेरियल कंज्यूम में मैंने बाकी कॉस्ट ऐड की तो टोटल कॉस्ट होगी, और सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट हमारा यहां से प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट को हम सॉरी यहाँ पे फिर हम चूंकि बैलेंस शीट में भी जाना है तो इससे आगे बात चलेगी, हम इसमें ऐड करेंगे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, फिर इसमें से लेस करेंगे डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो बचेगा हमारे पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड जो कि बैलेंस शीट में हमारे जाता है। अच्छा जी, पीएनएल अब हम यहां से बनाते हैं, स्टार्टिंग विद द रेवेन्यू। अब इसकी वर्किंग बड़ी सिंपल सी वर्किंग है, मैं उस वर्किंग को यहां पे नोट्स में नहीं दिखा रहा। आपके पीएनएल में जाएं, जुलाई से, बल्कि ये तो वर्किंग रेवेन्यू हमने बनाया हुआ है, जुलाई से दिसंबर का रेवेन्यू वर्किंग वन में हमने कैलकुलेट किया था। वर्किंग वन में हमने जुलाई से दिसंबर का रेवेन्यू कैलकुलेट किया था जी। ये वर्किंग वन में हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है जुलाई से दिसंबर का, इसको सम करना है जी और लिख देना है हमने सेल्स में। जी क्या है जी हमारे पास सेल्स, जुलाई से दिसंबर का रेवेन्यू टोटल कीजिए और बताइए। वर्किंग वन में जनाब ये आ रहा है, इसको टोटल करके बताइए। 1,77,800, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द रेवेन्यू 1,77,800, ये हमारा रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है। ये 1,77,800। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में हमें कहीं रेडीली अवेलेबल है, ये बैलेंस शीट में आ रहा है जी। 25,000 का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। परचेजेस
ये जनाब हमारे पास परचेजेस की फिगर अवेलेबल है। अब परचेजेस है ना, तो ये हमने जुलाई से दिसंबर की लेनी है। जनाब इसका सम करके मुझे बता दीजिए, जुलाई से दिसंबर की परचेज का सम। इट इज 86,000 आई बिलीव जी। 86,000 की परचेजेस आ गई, और इसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, तो कितना क्लोजिंग स्टॉक है उसके बारे में आप यहां से पढ़िए। नोट नंबर जी 9। उसने कहा जी आपके पास 31 दिसंबर को 3 महीने की परचेजेस के बराबर क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो आपके 3 महीने की परचेजेस जो आखिरी 3 महीने हैं, इसके बराबर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा। 14 + 12 + 12, क्लोजिंग स्टॉक आपका होगा 14,000 + 12,000 + 12,000, इट इज 38,000। तो यहां से आप मटेरियल कंज्यूम की फिगर ले सकते हैं। क्या आ रहा जी मटेरियल कंज्यूम? 1,04,000, सॉरी, मटेरियल कंज्यूम इज 73,000। इसमें बाकी कॉस्ट ऐड करें, वेजेस। अब तवज्जो कीजिएगा, अब हम कॉस्ट ले रहे हैं, अब हम पेमेंट्स नहीं ले रहे, हमें वेजेस चाहिए 6 महीने की। तो ये जुलाई से दिसंबर की ये वेजेस है जी, इनका सम कर लीजिए। जुलाई से दिसंबर की वेजेस का सम। 9 नंबर पॉइंट में क्या है बेटा जो उसको क्लियर करना है हमने? बेटा उसने लिखा हुआ है 31 दिसंबर को जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो 3 महीने की परचेज के बराबर होगा। तो जो लिखा मैंने बजटिंग में आपको सिखाया ये हुआ कि जो लिखा हुआ है उसको हिसाब से वैल्यूज कैलकुलेट कर। अगर आपको याद हो ना, बजटिंग के टॉपिक के बारे में मैंने एक जुमला बोला था, इट इज एन आर्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग स्टेटमेंट्स इनटू नंबर। ये एक स्टेटमेंट है कि 31 दिसंबर का स्टॉक 3 महीने की परचेज के बराबर होगा, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमने ये नंबर बना लिया कि 3 महीने की परचेज उठा, क्लोजिंग स्टॉक में आ गई वो। अच्छा जी, वेजेस का टोटल बोला जी आपने 62,000। सिमिलरली ओवरहेड्स का टोटल आप बताएंगे मुझे। 6 महीने के ओवरहेड्स जुलाई से दिसंबर तक, इसका टोटल बताएंगे। अब हम कॉस्ट पीएनएल बना रहे हैं तो हम कॉस्ट उठा रहे हैं, पेमेंट टर्म्स हम पहले लिख चुके हैं। ओवरहेड्स का टोटल 45,000, और डेप्रिसिएशन तो उसने रेडीली हमें दी हुई है नोट नंबर 8 में कि डेप्रिसिएशन इस पीरियड में जो आएगी वो 8,500 की होगी। तो पीएनएल है, पीएनएल में तो डेप्रिसिएशन भी ली जाती है। लीजिए जी, यहां से अब हम टोटल कॉस्ट बना लेते हैं। मटेरियल कंज्यूम में अदर कॉस्ट ऐड करें तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। कितनी बनेगी टोटल कॉस्ट? $188,500, और टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू लेस कीजिए तो आपका प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस यहां पे आ रहा है जी। कितना लॉस आ रहा है जी? रेवेन्यू 177,800 का, 10,700 का आपके पास लॉस आ गया। प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस शीट ओपनिंग गिवन है, इसमें जाइए। प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड आपके पास है जी 44,600। 44,600 प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड है, और डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया हुआ है नोट नंबर 11 में 10,000।
10,000 माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड आपके पास आ जाता है, इट इज 23,900। ये हमारा बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड आएगा 23,900। ये हमारा पीएनएल में रेडी है। यहाँ पे कोई ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का ब्रेकअप देना जरूरी नहीं है। सवाल की इंफॉर्मेशन हमें ऐसे अवेलेबल होती तो हम कर देते, लेकिन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके आंसर में समहाउ ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन की गई है, उससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की ब्रेकअप के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो यहाँ पे हमें उस तरह दी नहीं गई। तो बहरहाल अगर आप उस तरह भी प्रेजेंट कर दें तो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड इन फाइनली दीज फिगर्स। ये फिगर्स नेट प्रॉफिट में अगर आपका आ रहा है, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस में ये फिगर आ रहा है, तो ऊपर की वर्किंग के आपको नंबर मिलते जाएंगे साथ साथ। जी कोई सवाल? पीएनएल बजट बनाया, उसका एक बेसिक सा पीएनएल था हमारे पास, उसका फॉर्मेट जनरल से मैंने अडॉप्ट किया, उसके तहत प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दिया और इसको क्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक कैरी किया, क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। अच्छा जी, आखिरी पार्ट हमारा बजटेड बैलेंस शीट का। जी बेटा, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में से 3 मंथ परचेजेस कहा है, तो जनरली कॉमन सेंस, जहां पे क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो कौन से महीने की, कहीं जुलाई अगस्त सितंबर की परचेज हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी नहीं है या अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पड़ी है, तो यहाँ पे फिर कॉमन सेंस वुड प्रिवेल। और कॉमन सेंस क्या है कि अभी रॉ मटेरियल आता जाता है, मटेरियल आता जाता है, इस्तेमाल होता जाता है, और अगर हमारे पास स्टॉक में कोई मटेरियल पड़ा होगा तो यूजुअली इट विल बी फ्रॉम द लेटेस्ट परचेजेस। तो 3 मंथ, लेटेस्ट 3 मंथ लिए जाएंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और इसको अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लो, मजीद थोड़ा सा, तो इसका पहला जुमला अगर पढ़ो तो उसने क्या कहा है, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2 मंथ परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक कितना है वो आपको बैलेंस शीट से पता लग रहा है, 25,000। और ओपनिंग स्टॉक 2 महीने की परचेजेस के बराबर है। वो कौन से 2 महीने हैं? लेटेस्ट 2 मंथ्स, मई एंड जून। तो ओपनिंग स्टॉक जो 1 जुलाई का है वो मई जून की परचेजेस पे बेस कर रहा है, तो यकीनन क्लोजिंग स्टॉक जो 31 दिसंबर का है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की परचेजेस पे ही बेस करेगा। पहली बात तो हमें इस जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर भी क्वेश्चन ज़हन में आ गया तो आप इसको इस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जी कोई सवाल? अच्छा, ये बैलेंस शीट की बारी आ गई है, तो बैलेंस शीट का आपको मैंने जो तरीका बताया हुआ है कि आप फॉर्मेट यहीं से कॉपी करेंगे। तो जैसे मैं एसेट्स उठाता हूं यहां से, मैं सिर्फ लिस्टिंग उठा रहा हूं, वैल्यूज इनके आगे मैं खुद फीड कर दूंगा। ये पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं बैलेंस शीट में। ये एसेट्स आ गए जी। इसके बाद ये कैपिटल एंड लायबिलिटीज हैं, ये उठा लेते हैं यहां से। अच्छा जी, अब हम वन बाय वन इन तमाम आइटम्स को डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट बनाने का तरीकाकार क्या आपको सिखाया गया है कि आप सबसे पहले देखते हैं कि पिछले साल आपके फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट क्या थे,
तो क्वेश्चन में बताया गया है पिछले साल फिक्स एसेट कॉस्ट 140,000 थे। क्या बजट पीरियड 6 महीने में आपको एसेट खरीदने जा रहे हैं? द आंसर इज यस। आप बजट पीरियड में 6 महीने में एक एसेट खरीद रहे हैं और वो खरीद रहे हैं नोट नंबर 12 के मुताबिक 30,000 का। तो एसेट्स में तो आपका 30,000 ऐड हो जाएगा। 30,000 का एसेट आपने बजट पीरियड में खरीदा है तो आपका एसेट्स चले जाएंगे 170,000 पे। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो पिछले साल आपकी थी 14,000 ओपनिंग डेप्रिसिएशन। क्या करंट पीरियड में बजट पीरियड में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? द आंसर इज यस। पीएनएल में हमने 8,500 की डेप्रिसिएशन चार्ज की तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी हो जाएगी 22,500। ये लेस करेंगे तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या वैल्यू बनी एसेट्स की हमारे पास? 170,000 माइनस 22,500 एसेट की वैल्यू इट इज 147,500। आगे चलते हैं जी स्टॉक के ऊपर। हमारा स्टॉक क्या होगा? तो पीएनएल में हमने कैलकुलेट किया इट विल बी 38,000। इट विल बी 38,000 पीएनएल में हमने कैलकुलेट किया। डेटर्स हमारे क्या होंगे? डेटर्स हमारे क्या होंगे ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग वन से। तो जो कीजिएगा वर्किंग वन से हम डेटर्स की फिगर निकाल सकते हैं। हमारे डेटर्स क्या हैं? वर्किंग वन हमारी ये आज हमारे डेटर्स क्या है? नवंबर दिसंबर की क्रेडिट सेल्स, ये हमारे डेटर्स हैं। नवंबर दिसंबर की जो क्रेडिट सेल्स का पैसा है ये आगे हमने वसूल करना है ना, तो ये हमारा डेटर्स बैलेंस आ गया। ये बना जी 27,200। वर्किंग वन से हम उठाएंगे 27,200। नवंबर दिसंबर की सेल्स का पैसा हमारा रिसीवेबल है 31 दिसंबर को, और बैंक का बैलेंस हमने कैश बजट में देखा था वो तो ओवरड्राफ्ट चला गया है तो वो यहां नहीं आएगा, वो हमारा करंट लायबिलिटीज में जाएगा। तो जनाब यहां से सम कर लीजिए, करंट एसेट्स का सम आपका क्या बन जाता है? इट इज 65,200 और ये आपकी बैलेंस शीट की एक साइड रेडी होगी जो कि बन रही है 2,12,700। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड हमारी रेडी है। अब इसी तरह कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड पे बात करते हैं। हमारा ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख का। क्या हमने बजट पीरियड में कोई नए शेयर इशू करने हैं? आंसर इज यस। हम 20,000 के नए शेयर इशू करने जा रहे हैं तो हमारा कैपिटल जाएगा 1,20,000 पे। क्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा कहां पे जाएगा? हम पीएनएल बनने बजट बनाया है वहां से उठाते हैं। पीएनएल बजट में हमें हमारा क्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है जी 23,900 का। 23,900 का। फिर आप आइए ट्रेड क्रेडिटर्स के ऊपर। हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स से मुराद होता है क्रेडिटर्स अगेंस्ट परचेजेस। तो परचेजेस के क्रेडिटर्स हमारे पास कितने पड़े हुए हैं? हमें बताया गया है कि जो परचेजेस हैं वो 2 महीने बाद पे की जाती हैं। इसका मतलब नवंबर और दिसंबर की परचेजेस हमारे पास क्रेडिटर में आउटस्टैंड कर रही होंगी, ऐसे ही है जी। नवंबर दिसंबर की परचेजेस हमारे पास क्रेडिटर्स में आउटस्टैंड कर रही होंगी क्योंकि परचेजेस हम 2 महीने बाद पे करते हैं। तो जनाब ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे पास आगे 24,000, हम करंट लायबिलिटीज को टोटल कर लेते हैं। अदर क्रेडिटर्स में हमारे पास आइटम्स काफी ज्यादा हैं, मुझे लगता है इसकी हम एक वर्किंग बना लेंगे। और इसके अलावा दो आइटम्स नई ऐड हो रही है यहाँ पे, जो एक है डिविडेंड पेबल, यूजुअली ये लैदा से दिखाया जाता है, और एक है ओवरड्राफ्ट, ये भी लैदा से दिखाया जाएगा। डिविडेंड पेबल हमने जो डिक्लेयर किया और पे नहीं किया वो 10,000 है, और ओवरड्राफ्ट हमने कैश बजट बनाया था, कैश बजट में ओवरड्राफ्ट आ रहा था हमारा ये जी 3,800।
3800 और अदर पेबल्स के लिए हम वर्किंग बनाते हैं, जिसके बाद हम अपना ये बैलेंस शीट को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे टोटल एक्सटेंड करेंगे और ये बैलेंस शीट साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, अदर पेबल्स, हमारे पास मटेरियल, डिविडेंड और ओवरड्राफ्ट के अलावा क्या क्या बचा? हमारे पास वेजेस के पेबल बचे हैं, हमारे पास ओवरहेड्स के पेबल बचे हैं, हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स के पेबल बचे हैं। आई थिंक दीज आर द अदर पेबल्स जो हमारे पास बचे हैं ट्रेड क्रेडिटर्स के और डिविडेंड्स के बाद। तो वन बाय वन इनकी वैल्यूज ले आते हैं। वेजेस हमारे पास बची हैं 25% ऑफ दिसंबर ओनली, दिसंबर की 25%। वेजेस हमारे पास 25% पेबल हैं ऑफ दिसंबर, जो कि बनी 9000 की। ओवरहेड्स हमारे पास पेबल हैं दिसंबर के सारे, जो कि बने 8000 के। और फिक्स्ड एसेट्स में हमने सिर्फ एक किस्त पे की है, 30,000 का हमने एसेट खरीदा था, एक किस्त हमने दिसंबर में पे कर दी है, ये पेबल बचा है 20,000 का। तो अदर पेबल्स की फिगर हमारे पास यहां से बचती है 37,000। लीजिए जी, 37,000 यहां फीड करें तो आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी बनी? सॉरी जी, वेजेस 3,000, माय मिस्टेक, 12,000 का 25% मैंने 75 ले लिया था, तो ये आपका बना 31,000। दिस इज योर 31,000। जी, करंट लायबिलिटीज का टोटल कीजिए, क्या बना? $68,800 और अब टोटल कीजिए। बैलेंस शीट हमारी 212,700 पे टैली होगी। 212,700 बैलेंस शीट भी हमारी टैली होगी। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? बजटेड बैलेंस शीट के अब इसके बाद शायद हम कोई और इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन नहीं देखेंगे। दिस वाज द प्रॉब्ली लास्ट एक्टिविटी ऑन द बैलेंस शीट। एक पिछला सवाल देखा था कि ये सवाल देख लिया, तो कोई सवाल? मुबीन, काइंडली आप अगर माइक्स ऑन करने की ऑप्शन दे दें बच्चों को। वी आर डन विद द डिस्कशन, तो हम इस पे कोई बात कर लें।